नमस्कार साथियों, मैं संध्या तिवारी आज लेकर आई हूं अपने ही समकालीन एक बेहद ज़हीन रचनाकार विनय कुमार जी की रचना सौदा, जिसको कि मैंने उनके कहानी संग्रह सुर्ख लाल रंग से लिया है। यह उनका आग्रह था कि मैं इसे पढूं और मैं इसको पढ़ रही हूं। अब इसका वाचन कैसा लगता है ये आप ही बताएंगे। तो सुनिए संध्या की जुबानी विनय जी की कहानी सौदा। रात से शाम हो गई लेकिन अभी तक मामला हल नहीं हुआ। बात ही कुछ ऐसी थी, कोठरी में बैठे सभी लोगों के मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन खुलकर कहने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। सबसे बड़ी समस्या थी कि पैसे का इंतजाम कैसे हो। बिटिया की शादी सिर पर है और जितनी भी पैसे की मांग थी लड़के वालों ने सितला उन सबके लिए हुंकारी भराए थे। अब कौनो और रास्ता बचा है का? कहां से इतना पैसे का इंतजाम होगा? सितला के माथे पर पसीना चुचुआ आया। जब शादी वाली बात हो रही तो काहे नहीं सोचे ये सब। उस समय तो सब ऐसे कुछ कबूल रहे थे जैसे कौनो खजाना मिल गया हो। बच्चन ने टोका, उस समय तो तुम लोग भी थे। काहे किसी की जबान से लड़कों वालों के सामने कुछ नहीं निकला कि वे काहे इतना मांग रहे हैं। सब लोग तो जवान पर दही जमा कर बैठे थे। अब बिटिया का बियाह है तो करना ही होगा ना, चाहे जैसे भी पैसे का इंतजाम हो। सितला सिर पकड़कर बैठ गया। लेकिन समाज का कहेगा, यह भी तो हमको ही सोचना है भाई। वो छुटकी जात वाला अपना जमीन खरीदेगा तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। विजयी भी बोल पड़े, बड़ा बिरादरी का बात करते हो सब लोग, कोई मदद को काहे नहीं आगे आया। चलो ठीक है, अपनी बिरादरी में कोई तैयार हो जाए, हम जमीन उसी को बेच देंगे। लेकिन शादी करनी है तो कौनो हालत में पैसा तो चाहिए ना हमको। सितला उठ गए। अरे का पिनिक के भाग रहे हो भाई, जब देखो तब उठ जाते हो। यहाँ किसी का भी हाल छुपा नहीं है। भले किसके पास इतना पैसा है कि जमीन खरीद सके। बच्चन ने हाथ पकड़कर सितला से कहा। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर सितला ने कहा, हम भी अपने सब रिश्तेदारी में पूछ लिए हैं, किसी के पास इतना पैसा नहीं है। और आप लोग तो अपने रिश्तेदारों से पूछ लिए हो, सबका हाल तो एक ही जैसा है। इतना कहकर सितला फिर खड़े हो गए। धीरे धीरे सब पट्टीदार भी अपने अपने घर निकल गए। किसी जमाने में इन्हीं लोगों की तूती बोलती थी गांव में। आखिर ऊंची जात वाले थे, जमीन भी अधिकतर इनके पास ही थी। समय के साथ साथ आमदनी तो घटती गई लेकिन खर्चे कम नहीं हुए। गांव के हीरान गुणान और कुंभियान के लोग काम धंधे की तलाश में बाहर शहर का रुख किए और उसमें से रघु महतो का लड़का तो पढ़कर अच्छी पोस्ट पर चला गया। धीरे धीरे उसने गांव में खेत खरीदना शुरू किया और अब रघु के पास ठीक ठाक खेत हो गया। रघु के मन में चाहे जो हो, लेकिन ऊपर दिखावे में अब भी पुराना लिहाज बाकी था। तो जब भी सितला को देखता झुककर पैलग्गी करता। एक दिन ऐसे ही सितला अपने दरवाजे पर सोच में बैठे हुए थे, तभी रघु आया और पैलग्गी करके मचिया पर बैठ गया। सितला ने सिर हिलाकर उसकी पैलग्गी का जवाब दिया और कहा, और सब ठीक हो ना महतो? रघु ने हाँ में सिर हिलाया और पूछा, क्या बात है चचा, बहुत चिंता में लगते हो, कौनो परेशानी है का? तो कहिए, कुछ उपाय हम भी सोचेंगे। अब तुमसे क्या छुपा है महतो, बिटिया का बियाह तय किए कर दिए हैं, लेकिन लड़का वालों की मांग बहुत है।
अब कहाँ से इंतजाम होगा इतने पैसे का। इसी चक्कर में थोड़ा परेशान है। मैं तो थोड़ी देर सोच में डूबे रहे। दिमाग में तो आ रहा था कि लेकिन उनको लगा कि अभी कहना ठीक नहीं होगा। फिर उन्होंने टोह लेने की गरज से पूछा, अच्छा तो ये बात है। अब आजकल तो सब लोग लड़के की शादी में मुंह खोल देते हैं। सब दहेज वाला बीमारी हम लोगों में भी आने लगी है। जमाना बहुत ही खराब है। लेकिन हमारे लायक कोई सेवा हो तो जरूर हुक्म करिएगा। आखिर बात हमारी भी तो बिटिया है। हाँ मैं तो पहले तो पैसे का इंतजाम करें, फिर देखा जाएगा। शीतला का चेहरा उदास हो गया। अब किसी से कुछ कर्ज लेकर ही काम चलाना पड़ेगा। कौन रिश्तेदार पूछे हैं अब। मैं तो ने थोड़ा खुलकर पूछा। अरे सब रिश्तेदार तो हमारे ही जैसन हैं। अब कोई 1000-2000 की बात तो है नहीं। हम तो जमीन भी बेचने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसके पास इतना पैसा है आजकल। शीतला ने गहरी सांस छोड़ी। अब तक महतो को थोड़ी हिम्मत आ गई थी, लेकिन मन में डर भी था कि कहीं बुरा ना मान जाए। इसलिए थोड़ा इशारे से उन्होंने कहा, अब आप कहें तो हम अपने लड़के से बात करें। कौन शहर की पार्टी खोजें जमीन खरीदने के लिए। शीतला एकदम चौंके। इसका ख्याल तो उनको आया ही नहीं था। कोई शहर वाला हो तो जरूर ले सकता है जमीन, और दाम भी वाजिब देगा। अब उन्होंने महतो को गौर से देखा और बोले, अब देख लो महतो, कोई मिल जाए तो ठीक ही हो जाएगा। रघु ने सोचा आज बात यही खत्म की जाए, फिर मौका देखकर अपने लड़के की बात करेंगे। वो पैलग्गी करके उठ गया। शीतला भी उठे और हैंड पंप की ओर बढ़ चले। एक लोटा पानी पीने की इच्छा हो गई थी उनकी। रघु ने घर पहुंचकर बेटे को लगाने के लिए फोन उठाया, जिसे घर का बेटे ने जबरदस्ती लगवा दिया था। वह तो मना कर रहे थे कि क्या जरूरत है पैसा बर्बाद करने की, लेकिन बेटा माना ही नहीं। अब इसी फोन के चलते उनके दरवाजे पर भीड़ लगी रहती है। किसी का लड़का लखनऊ था तो किसी का दिल्ली, कोई कोई फोन तो बंबई से भी आ जाता था। रघु सबको कभी झल्लाकर तो कभी यथोचित आदर के साथ बात करवा देते। बात सुनते ही बेटे ने तुरंत कहा, खरीद लो जमीन। फिर कुछ और बात करके रघु खटिया पर लेट गए। उनको अंदेशा तो था ही कि अगर उन्होंने सीधे कह दिया खुद जमीन खरीदने के लिए तो शायद ही शीतला तैयार होंगे, और हो सकता है कि बुरा भी मान जाएं। इसलिए बात बहुत संभल कर करना चाहते थे। शीतला भी अपने पट्टीदारों से बात किए कि महतो ने ऐसा कहा है, अब कोई शहर वाला जमीन खरीदे तो किसको आपत्ति होगी। लिहाजा सबने हामी भर दी। अगले दिन रघु जानबूझकर धीरे धीरे शीतला के घर के सामने आ रहा था। वह समझना चाहता था कि शीतला जमीन बेचने के लिए कितने उतावले हैं। उसको देखते ही शीतला खटिया से खड़े हो गए और आवाज लगाई, अरे आओ महतो आओ, कुछ बात हुई का। रघु ने थोड़ा चेहरा गंभीर किया और दबे सुर में कहा, लड़के से कहे हैं, अब देखिए कुछ ना कुछ तो वह कर ही लेगा। शीतला के ऊपर तो जैसे पानी पड़ गया। अब हाथ जोड़कर चिरौरी तो कर नहीं सकते थे महतो से, लेकिन निगाहों में कुछ वही भाव था। महतो भी ताड़ गए, लेकिन अपनी तरफ से जानबूझकर कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर दोनों चुपचाप बैठे रहे। शीतला सोच रहे थे कि अपनी तरफ से ज्यादा गरज दिखाया तो शायद कम दाम मिले। उधर महतो सोच रहे थे कि कुछ दिन और ऐसे ही चलेगा तो समय देकर वे अपनी बात रख देंगे। महतो पैलग्गी करके चले। शीतला उठे और घर में घुसे। अब जब भी भेंट होगी शीतला पूछते और महतो एक और आश्वासन दे देते। समय नजदीक आने लगा था। पट्टीदारों ने भी पूछना शुरू कर दिया कि इंतजाम हुआ कि नहीं। शीतला इसी परेशानी में एक दिन महतो के द्वार आ पहुंचे तो महतो मन ही मन मुस्काए। अब उनको समय सही लग रहा था। जल्दी से खटिया से खड़े हुए और पैलग्गी करके बोले, अरे हमको बुला लिए होते, यहाँ आने की
कौन जरूरत थी चच्चा, और खटिया आगे कर दी। शीतला बैठ गए और महतो को देखने लगे। अब का कहें महतो, समय नजदीक आ गया है और पैसे का कछु इंतजाम नहीं हुआ। अब तुम्हारे ऊपर भी भरोसा था, कुछ बात बनी हो तो बताओ। महतो ने एक गहरी सांस ली और शीतला के सामने हाथ जोड़ दिए। शीतला तो भौचकिया गए। उनको लगा कि आखिरी सहारा भी निकल गया तो क्या होगा। अभी वे कुछ बोलते इसके पहले ही महतो ने गंभीर होकर कहा, अब का कहें चच्चा, लड़के ने तो बहुत ही कोशिश की, लेकिन कोई भी शहर वाला गांव की जमीन का ठीक दाम देने को तैयार नहीं है। वैसे हम तो आपके ही पास आने वाले थे, लेकिन कोई भी शहर वाला गांव की जमीन का दाम ठीक देने को तैयार नहीं है। वैसे हम तो आपके ही पास आने वाले थे। एक आदमी कल आने वाला है जमीन देखने, शायद बात बन जाए। शीतला को एकदम झटका लगा। एक बार सोचे कि मना कर दें, लेकिन इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं था उनके पास। अंदर से गुस्सा निकलने को जैसे तैयार ही था, लेकिन उसे काबू करते हुए भरसक अपने आप को सामान्य बनाते हुए उन्होंने कहा, कल वह आदमी जब आएगा सीधे हमारे घर ही ले आना उसको। महतो ने एक बार फिर हाथ जोड़ लिए और खड़े हो गए। इधर शीतला भारी कदमों से अपने घर की ओर बढ़ चले। उधर महतो ने कंधे पर पड़ी गमछा कारी और चेहरा पोंछा और अपनी चाल पर खुद ही मुस्कुरा दिए। उन्होंने बेटे को बोला, किसी को शहर भेज दो, जमीन का दाम ऐसे लगाए कि शीतला साफ मना कर दे। बेटे ने अपने ही ऑफिस के एक कर्मचारी को सब समझाकर कह दिया गांव जाने को। अगले दिन जैसे ही वह आदमी महतो के घर आया, शीतला ने एक बार उसे जमीन के दाम के बारे में पूछ लिया। संतुष्ट होकर शीतला के घर की तरफ चल पड़े। उधर शीतला ने भी बढ़िया सा कप और गिलास बाहर कमरे में रखवा दिया। मन में आया पता नहीं किस बिरादरी का होगा, लेकिन ऐसे समय में वह कोई मौका खोना नहीं चाहते थे। वैसे कहीं ना कहीं उनके मन में यह भी था कि अगर किसी निचली जात का हुआ तो महतो खुद ही बता देंगे। जैसे ही महतो आते दिखे, शीतला खड़े हो गए और लपक कर महतो के पास पहुंचे। महतो के नमस्कार का जवाब देते हुए उन्होंने उसके साथ आए आदमी को मन ही मन तौला और पलटकर घर में आवाज लगाई, अरे जरा चाय तो भिजवाना बाहर। महतो ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, चलिए पहले खेत दिखा दिया जाए, फिर चाय पानी देखा जाएगा। शीतला भी चाय पिलाने के बहुत मूड में नहीं थे। मैं महतो को लेकर खेत की तरफ चल पड़े। रास्ते पर उनके दिमाग में दाम को लेकर उथल पुथल चल रही थी। पता नहीं कितना बोलेगा। एक बार इच्छा हुई कि रास्ते में ही पूछे, लेकिन फिर दिल ने गवाही नहीं दी। महतो भी कीमत के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे थे। व्यक्ति का शायद पहला मौका था ऐसी जगह आने का। थोड़ी देर में तीनों खेत पर पहुंच गए। शीतला ने अपनी तरफ से खूब तारीफ की खेत की, और महतो ने भी बहुत कुछ कहा अपनी तरफ से, लेकिन बात तो पहले से ही तय थी। तो साथ आए व्यक्ति ने लगभग इनकार के अंदाज में ऐसी कीमत बताई कि शीतला का दिल ही बैठ गया। महतो ने भी दिखावटी नाराजगी दिखाई और लगभग उसको डपट दिया। का समझे हो, खेत है कि हवा मिठाई, बस मुंह खोले अग्गा पक लिए। अरे कोई गरजू समझे हो का शीतला चच्चा को, ठीक से बताओ ना। महतो ने नाराजगी दिखाते हुए कहा। खैर बात तो ना बननी थी और ना बनी। महतो शीतला को लगभग खींचते हुए वापस आने लगे। वैसे अगर बुरा ना माने तो एक बात कहें, महतो ने धीरे से शीतला से कहा। शीतला कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे। उन्होंने फट से कहा, कहो महतो, क्या बात है? दरअसल लड़का कह रहा था कि चच्चा कहे तो ये जमीन हम ही खरीद लें, लेकिन हम उनको मना कर दिए कि समाज क्या कहेगा। अब रहना तो हमको इसी समाज में है ना, तो हमको ये ठीक नहीं लगा। बाकी आप जैसन कहें, आखिर बिटिया का बात है। रघु ने बात कहकर हाथ जोड़ लिए। शीतला एक बार तो अंदर ही अंदर तिलमिला गए कि महतो की ऐसी मजाल, हमारी जमीन खरीदेगा। लेकिन फिर
उन्होंने अपने गुस्से को पी लिया। आखिर कोई और रास्ता भी तो नहीं दिख रहा था। अब थोड़ा रुके, लेकिन फिर आगे बढ़ने लगे। महतो ने एक बार फिर हाथ जोड़ के क्षमा मांगी और उनको आगे चलते देखते रहे। लेकिन अब महतो को यकीन हो चला था कि अब कहाँ जाएगा, शीतला जमीन मिल ही जाएगी। घर पहुंचकर शीतला ने एक बार फिर अपने सभी पट्टीदारों को बुलाया और बात उनके सामने रखी। किसी के पास कोई हल नहीं था इस मामले का। लोग निकल गए। उस रात नींद नहीं आई शीतला को। क्या करें, एक तरफ बिटिया की शादी तो दूसरी तरफ समाज की चिंता। अगले दिन सुबह होने तक उन्होंने मन बना लिया था कि चाय पीकर महतो के घर की ओर चल पड़े। महतो ने शीतला को आगे देखा तो समझ गए कि बात बन गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए शीतला को पैलगी की और खटिया पर बिठाया। शीतला ने ही बात चलाई। अब ठीक है महतो, किसी बाहरी आदमी से तो जमीन तुमको ही देना ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखना, ब्याह से पहले इस बात का पता गांव के किसी आदमी को न चले। अरे चचा, ये भी कोई कहने की बात है? आखिर हम लोग तो आपके पुराने आसामी हैं। अब बिल्कुल निफिकर रहें, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। बस कितना पैसा चाहिए ये हमको बता दीजिए। मैं तो कहते हुए एक बार फिर हाथ जोड़ लिए। शीतला ने महतो का हाथ पकड़ा और बोले, हाँ भैया, लगभग 2 लाख चाहिए, देख लेना इतना इंतजाम हो जाए। महतो ने 1 मिनट सोचा और जमीन की कीमत के हिसाब से 2 लाख उनको बहुत फायदे का सौदा लगा। लेकिन फिर उनको याद आया कि इसी शीतला चच्चा के खानदान ने उनकी बड़ी बेटी के शादी के समय दरवाजे पर बजते बैंड को लेकर कितना हंगामा किया था और उनको बैंड बंद करवाना पड़ा। अब मन ही मन अपने पुराने जख्मों को याद कर रहे थे। उधर शीतला उनकी तरफ आस लगाए देख रहे थे। एक बार तो महतो के मन में आया कि कह दे, छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अभी जमीन भी मिल जाएगी और शीतला हमेशा के लिए उनसे तब भी जाएंगे। लेकिन फिर पुराने जख्मों ने उनको भावुक होने से रोक दिया। लेकिन शीतला की तरफ हाथ जोड़े हुए उन्होंने कहा, चच्चा 2 लाख तो बहुत मुश्किल है, लड़के के पास तो सिर्फ 1.5 लाख है। बाकी आप सोच लीजिए, हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ता तक पैसा मिल जाए। इसके अलावा तो कोई जरूरत हो तो बता दीजिएगा, आखिर आपस की बात है। महतो ने दांव फेंका। शीतला तो 2 लाख के हिसाब से सोच रहे थे। उन्होंने एक बार महतो की तरफ देखा। महतो ने अपने चेहरे का भाव ऐसा बना लिया था कि शीतला कुछ बोल नहीं पाए। कहीं ये 1.5 लाख भी नहीं मिले तो कहाँ जाएंगे? वैसे भी उनको उम्मीद नहीं थी कि 2 लाख मिल ही जाएगा। यही सोचते उन्होंने भारी मन से महतो के आगे हामी भर दी। महतो ने अपना हाथ शीतला की ओर जोड़ दिया। शीतला अपने घर की ओर चले। उनके मन में संतोष था कि अब बिटिया की शादी ठीक से निपट जाएगी। उधर महतो भी खुश था, आखिर शीतला की जमीन उसको मिल ही गई। इस चीज का सपना पिछले कई सालों से वो देखते आ रहे थे और आज वो पूरा हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक संतुष्टि का भाव भी था कि चलो, एक बेटी की शादी में मदद कर पाने की, आखिर वो भी तो एक इंसान ही थे। तो ये थी विनय कुमार जी की कहानी सौदा। तो आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वाचन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपकी आभारी रहूंगी। धन्यवाद।